ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन है। कीप क्वाइट। There is regular increase in ionization enthalpy from boron to carbon, carbon to नाइट्रोजन। ठीक है, रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। तो बोरोन से कार्बन, बोरोन किस में है? ग्रुप 13 में है, ग्रुप 14 में कार्बन है और ग्रुप 15 में नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका कितना है? 6 और इसका 5। ठीक है, अब इसमें जो है इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों हो रहा है? क्योंकि सब जगह सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हो तो 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है ना, क्लियर? अब यहाँ देखो कि सब में आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो सेकेंड है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सब जगह स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, तो उसके चलते वेरिएशन नहीं हो सकता। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट हम इसमें जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। दूसरा चीज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज किया, एटॉमिक साइज डिक्रीज किया, उससे सब चीज नजदीक नजदीक आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बाउंड होता जाएगा, स्लोली एंड स्लोली लेफ्ट टू राइट जब हम यहाँ मूव करेंगे। ठीक है ना, जब हम बोरोन से कार्बन के थ्रू नाइट्रोजन तक पहुँचेंगे तो वो टाइटली बाउंड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता जाएगा धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली। तो फिर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा रिमूव करने के लिए। इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीज करेगा। जब बोरोन से कार्बन होते हुए नाइट्रोजन तक पहुंचेंगे तो बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? ग्रुप 15 में है और ऑक्सीजन क्या है? ग्रुप 16 में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका 7 है और इसका 8 है। 1s2 2s2 2p3 और इसका होगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है ना, इसमें जो है ये दोनों फैक्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो जब ऐसा हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्रीज करना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्रीज करना चाहिए कि नहीं? ये दोनों फैक्टर जो लिखा हुआ है, ये दोनों फैक्टर तो है यहाँ पर काम कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, यहाँ भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी
डिक्रीज करता है। इसका मतलब है कि ये दोनों फैक्टर को ओवर पावर कोई कर रहा है, ये दोनों फैक्टर काम नहीं कर रहा है, कुछ दूसरा फैक्टर है जो इसको ओवरकम किए हुए है, जो डोमिनेट किए हुए है। तो वो कौन सा फैक्टर है जो इसको डोमिनेट करेगा? तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ 2p3 है जो कि हाफ फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर 2p4 है, ये क्या हो गया? मोर देन हाफ फील्ड। ये हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होगा, और यहाँ 2p4 है, मोर देन हाफ फील्ड है, तो इसलिए ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो नॉर्मली इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द difference in electronic configuration, due to the unstable electronic configuration, it is easy to remove this fourth electron than this third electron, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है, स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है, कम एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। समझ गया ना? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये प्रीफर करता है कि हम स्टेबल कंडीशन में चले जाएं। दुनिया में हर चीज़ चाहता है कि हम स्टेबल रहें, अनस्टेबल नहीं रहें। तो इसलिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो तुरंत स्टेबिलिटी के कंडीशन में आ जाएगा, इसलिए ये लॉस करना चाहेगा, इसलिए एनर्जी जैसे ही इसको मिलेगा थोड़ा सा लॉस करता है, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में अपने आप को अनस्टेबल बनाना नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना? आ गया समझ में? ये हो गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ क्या है? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। ये फैक्टर जो है इस दोनों के ऊपर भारी पड़ गया, ये एक फैक्टर इस दोनों फैक्टर के ऊपर भारी पड़ गया, समझ गया ना? प्रीडोमिनेट कर गया, है ना? जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उसी का चलेगा। तो इसके डोमिनेशन होने के चलते क्या हो गया? इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो गया, इसमें से p4 में से p3 के मुकाबले। तो जब आसान हो गया तो कम एनर्जी लगेगा, कम एनर्जी लगने का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आगे समझ में? क्लियर? ठीक है। तो अब इसका देख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ग्रुप 16 में है, और फ्लोरीन जो है ग्रुप 17 में है, और ग्रुप 18 में जो है नियम है। इसका 8 होता है, इसका 9 और 10, ठीक है। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसका होगा 1s2 2s2 2s2 2p5, ये हो गया 1s2 2s2 2p6, ठीक है। इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसमें भी है, सब में सेकेंड पीरियड ही है। तो इसमें इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है। तो जो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, समझ गए? एक एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज, क्योंकि ये कम्प्लीटली फील्ड है, तो ये थोड़ा अलग है। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉर्मल वे में आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो इस दोनों में देख लो क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, उससे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसमें है, और ये स्टेबल भी है, ये स्टेबल भी है, हाईली स्टेबल है ना, कंप्लीटली फील्ड है। 2s2 2p6
8 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कंप्लीटली फिल्ड है p, s भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए इसके केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सट्रीमली हाई होता है। समझ गए? ये बहुत डिफिकल्ट होता है इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना नहीं। इस और इसके कंपैरिजन में इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा एक्सट्रीमली हाई होगा। बाकी सबका एक्सट्रीमली हाई नहीं है, हाई है लेकिन हाई एक्सट्रीमली हाई नहीं होगा, इसमें होगा एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए एक्सट्रीमली हाई होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ट्रेंड का बात करेंगे तो उसमें तो ठीक है, इससे इसका इंक्रीज किया, इससे इसका ज़्यादा हो गया। तो ये तीनों में चूंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों फैक्टर सपोर्ट करता है, जिसके चलते जो है एक्सपेक्टेड इंक्रीज है, इसीलिए एक्सपेक्टेड लिखा गया। जैसा हमको जनरल पढ़ते हैं जनरल वैसा ही इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है कि इस पीरियड में, सेकेंड पीरियड में नियॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सट्रीमली हाई क्यों होता है? समझ गया ना? अनएक्सपेक्टेडली हाई क्यों होता है? बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि एक ही प्रोटॉन बढ़ा है ना इसका, इससे ज़्यादा तो एक ही प्रोटॉन इसके पास है ना, तो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड वे में बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। क्यों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि इसके पास ये जो एक्सट्रीमली स्टेबल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कंप्लीटली फील्ड है, तो एक्सट्रीमली स्टेबल है, और एक्सट्रीमली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए अनएक्सपेक्टेडली इसका जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही लिखना है, ठीक है। पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट हम बढ़ते हैं, किसी भी पीरियड में, फर्स्ट पीरियड से 7 पीरियड तक, किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब हम बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज इन जनरल डिक्रीज करता है। तो सबसे छोटा साइज होना चाहिए, ग्रुप 18 सबसे लास्ट में है, तो सबसे छोटा साइज होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। 17 तक बढ़ता है, ग्रुप 1 से बढ़ते जाओ 17 तक डिक्रीज करते जाता है, और लास्ट जो 18 का बढ़ना सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका बड़ा हो जाता है ग्रुप 17 से। अनएक्सपेक्टेडली जो है वहाँ पर साइज बढ़ जाता है, अनएक्सपेक्टेडली साइज बढ़ जाता है, क्योंकि उसका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। उसका ऑर्बिटल क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, इसलिए अपने आप को अरेंज कर लेता है ऑर्बिट में मैक्सिमम साइज। ठीक है, आया बात समझ में? लेकिन वो जो साइज बढ़ता है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाना चाहिए, ये भी नहीं होता है, इंक्रीज है। एटॉमिक साइज बढ़ गया तो घट जाना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 18 वाले का, लेकिन घटता नहीं है, उल्टा बढ़ जाता है। उसका रीजन वही है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है वो कंप्लीटली फिल्ड है, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होता है, जिसके चलते क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, और इसीलिए एक्सट्रीमली हाई होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप 18 में जितना भी है एलिमेंट, सबका आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सट्रीमली हाई होता है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? कोई भी ग्रुप का एग्जांपल ले लो, टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे मान लो ग्रुप 1 में ही लेंगे तो पहला जो हाइड्रोजन है, उसके बाद कौन है? लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, यही है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 3s1। इसका हो गया 1s2 2s2 2p6 2। ठीक है,
इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 है, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2s है, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3s है और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s है। तो नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट बढ़ गया। इसमें इनर ऑर्बिट कोई नहीं है, इसमें कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें इनर ऑर्बिट 1 है, स्क्रीनिंग इफेक्ट 1 ऑर्बिट देगा। इसमें इनर ऑर्बिट 2 है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। उसके बाद इनर ऑर्बिट यहाँ पर क्या है, 1 2 3 है, 3 है, ठीक है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या ये चेंज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहा है, तो इनर ऑर्बिट बढ़ रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। टॉप टू बॉटम जब दो चीज़ बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों चीज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है, ठीक है। ये क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, वीक करता है, और ये क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा काम करता है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है। तो जब कोई दो फैक्टर एक दूसरे के अगेंस्ट काम करे तो जिसका ज़्यादा चलेगा उसी का होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ओवरऑल क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो इंक्रीज कर रहा है वो न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मच मोर हायर देन द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मच मोर हायर ठीक है देन न्यूक्लियर चार्ज, देन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, देन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को ये जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब एक दूसरे के अगेंस्ट है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है, तो उसके इफेक्ट को कम कर देगा, ठीक है ना। तो इसके इफेक्ट को कम कर देगा, किसके, न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर देगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में। न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो जिसके चलते क्या होगा कि अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज जब करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होने लगेगा जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, और जब लूजली बाउंड होने लगेगा धीरे धीरे तो उसको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। यानी कम एनर्जी लगेगा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा उसको। तो आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिवली क्या होगा, डिक्रीज करेगा इफ यू मूव डाउन द ग्रुप। समझ में आ गया। तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। और टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है,
तो ये दोनों फैक्टर जो है डिसाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है और एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों फैक्टर मिल करके क्या कर दिया, कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो गया रिमूव करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता जा रहा है। इसीलिए जो है टॉप टू बॉटम जब किसी भी ग्रुप में जाएगा, चाहे ग्रुप 1 और 2 हो, ग्रुप 1 से लेके 18 तक किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लें, ये लिख लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लें, नेक्स्ट पीरियड में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।